हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका होगा आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार कि मैम नेशनलिज्म इन इंडिया की डेट्स कैसे याद करें, हम भूल जाते हैं किसमें क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए तो ये चैप्टर हमको पसंद ही नहीं आता है, हमको तो हिस्ट्री पसंद नहीं आता है। बंद कर दो ये सारा कुछ नाटक, हिस्ट्री को हटा ही दो, रटना पड़ता है फलाना फलाना, बहुत सारी दिक्कत होती है ना। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाली हूँ जिससे आपको हिस्ट्री को रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगी, आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको डेट्स भी फट से याद हो जाएंगी। इसी सिंगल पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन भी डिस्कस कर लेंगे और हाउ टू रिमेंबर डेट्स भी अच्छे से समझ लेंगे। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये समझ लो कि लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, है ना। हिस्ट्री क्या है? डेट्स ही है। अब उसके अंदर तो तारीखें ही होती है, वही रटना होता है। क्या मतलब है? इस सब्जेक्ट को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ लो, अब 10th में है तो स्कोर कर लो, बहुत है ना। इस तरीके से अप्रोच पे हिस्ट्री पढ़ी जाती है, लोग पढ़ते हैं, जो कि ना बहुत बुरा लगता है। मतलब क्योंकि जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है ना, उससे पूछो कि हिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कैसे है, समझिएगा। आप कभी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ में बैठते हो या मम्मी पापा के साथ में बैठते हो, तो वो जब अपनी पुरानी बातें बताने लगते हैं तो क्या वो आपको तारीखें बताते हैं? नहीं बताते। वो क्या करते हैं, आपको सिंपल से पूरी कहानी सुनाते हैं कि पहले ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी की पूरी कहानी सारी सुनाते हैं, अपने बचपन की, फिर बड़े की, फिर शादी वादी होने के बाद में क्या क्या चीज़ें हुई, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें सुनाते हैं कि नहीं। दादा दादी सुनाते हैं कि हम पहले पुराने वहाँ रहते थे, फिर वहाँ रहते थे, फिर वहाँ रहते थे, फिर वहाँ रहते थे, है ना। ऐसे करके पूरी कहानी बताते हैं तो आपको मज़ा आता है ना। आपको क्या उस कहानी को रटने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं रटने की ज़रूरत पड़ती। आप क्या सोचते हो कि दादाजी कहाँ रहते थे, इससे ये पता चलेगा, अच्छा वैसे हम रहा करते थे, अच्छा ऐसी हमारी स्थिति थी, अच्छा अब ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे सोचते हो कि नहीं? तो बस हिस्ट्री को भी ऐसे सोचा करो ना। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या मेहनत की, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले ताकि हम आज़ाद हो पाए, ये भी तो एक कहानी है। और कितनी गर्व से ये कहानियां सुननी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो गर्व वाली कहानी हो गई, चलो नेशनलिज्म इन इंडिया है, लेकिन बाकी सारी हिस्ट्री का क्या करें? तो बाकी सारी हिस्ट्री भी तो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है। अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री को देखोगे ना, तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। हिस्ट्री क्या है? एक पूरा इतिहास है। तो मतलब आप उसके अंदर क्या करते हो? अच्छा, हिस्ट्री को ब्रेकआउट अगर हम करते हैं ना, तो हिस्ट्री को लिख सकते हैं हाई प्लस स्टोरी। नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं, है ना। मतलब स्टोरी को वेलकम करो, यू से हाई टू द स्टोरी। स्टोरी को वेलकम करो और सोचो कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ। अब जैसे हम पूरा एंशिएंट मॉड्यूल, मतलब ये मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ते हैं जब इंडिया की, या फिर मतलब ओवरऑल पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि पहले हम जंगलों में रहा करते थे, वहाँ से हमने शुरू किया। मैंने एनटीएससी में पूरा पढ़ा है। जंगलों में रहा करते थे, फिर इंडस वैली के आसपास हमने घर वगैरह बसाए, फिर उसके बाद में हमने बहुत सारे खेती वगैरह धीरे धीरे करके करना शुरू की। फिर बहुत सारे राजा आए, इसके बाद में ये राजा आए, इसके बाद में ये राजा आए, इसके बाद में ये राजा है, फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स आ गए। तो यही तो पूरी कहानी है। अब इसके अंदर आपको डेट्स याद करने की जरूरत क्या है ना। आप सोचो कि आप जब ये कहानी पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लोगे कि इसके बाद में ये हुआ था, इसके बाद में ये हुआ था, इसके बाद में ये हुआ था, और एक दो डेट बीच की अगर आप याद कर लोगे, तो आपको आसपास की डेट भी याद रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। कैसे रहेगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी दादा दादी नाना नानी को ऐसे बात करते हुए सुना है कि अरे उसकी शादी कब थी? तो ना बराबर डेट तो याद नहीं आ रही है, पर उसकी शादी के पहले थी और उसके यहाँ बेटा हुआ उसके बाद में थी, है ना। तो ऐसे दो इवेंट्स को याद कर लेते हैं, इतना पता होता है कि इसके बाद में और इसके पहले, तो मतलब यहाँ कहीं पे ये वाला जो है वो प्रसंग हुआ था। याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस अब जैसे वो नॉर्मल सी वैसी कहानियाँ पढ़ते हो ना, वैसे ही इन कहानियों को भी पढ़ो। अब नेशनलिज्म इन इंडिया की डेट्स की अगर हम बात करें, तो आप शुरुआत में देख लो कि महात्मा गांधी 1915 में आए। अब आपको अगर कोई कह देता है कि चंपारण में सत्याग्रह कब हुआ, तो आपको तो पता है ना कि महात्मा गांधी इंडिया 1915 में आए थे, है ना। तो महात्मा गांधी के आने के बाद में ही हुआ, है ना, जाहिर सी बात है। और रॉलेट एक्ट जो है वो सत्याग्रह सब दूर होने लगा था, उसके बाद में लागू हुआ था। अगर आपको ये पूरी क्रोनोलॉजी पता है ना, आपने पूरी कहानी अच्छे से सुनी हुई है, तो आपको ये पता होगा कि रॉलेट एक्ट आने के पहले 3 जगह पे सत्याग्रह हुए और गांधी जी के आने के बाद में सत्याग्रह जो है वो शुरू हुए थे। तो 3 जगह जो है वो कहाँ पे 1917, 1918 में हुआ था। सबसे पहली जगह चंपारण में हुआ था। तो बस एक
आपको एक रफ आइडिया तो एटलीस्ट हो जाएगा कि 1917, 1917, 1918 याद भी ना हो तो आपको ये पता होगा कि 1915 और 1919 के बीच की जो है वो डेट है। तो थोड़ा बहुत तो आप अराउंड की डेट तो लिख पाओगे, या याद तो आपको रह जाएगी। नहीं रहेगी क्या? बिल्कुल रह जाएगी। ऐसे कभी दादी कहती है कि यार वो चीज़ मिल नहीं रही है, या कभी कहती है ना कि अपन उनसे पूछते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, तो कहती हैं कि वो सन में ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके बाद में फिर मेरे बड़े भैया हुए थे उनके बाद में, फिर मेरा छोटा भैया हुआ उनके पहले। तो ऐसे छोटे भैया की डेट उनको याद रहती है, तो वैसे करके हम डेट्स निकाल लेते कि नहीं, बस। तो इतना लोड लेने वाली बात ही नहीं है। आप सिंपल, अगर आपको हिस्ट्री को याद करना है या हिस्ट्री को समझना है, तो सबसे पहले तो कहानी को समझो, पूरी की पूरी कहानी समझो। इसलिए जब मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको पूरी कहानी पहले हिंदी में ना अच्छे से सुनाई थी, ताकि आपको पता हो कि ये इवेंट हुए तो क्यों हुए, फिर उसके बाद में ये क्यों हुआ, फिर उसके बाद में ये क्यों हुआ। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि यार नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, रॉलेट एक्ट है, सब कुछ है, मेरा तो मिक्स हो जाता है इधर उधर। कैसे मिक्स होगा? अगर मिक्स हो रहा है मतलब आपने कहानी ढंग से नहीं सुनी। आप पहले कहानी को सुनने पे फोकस डालो, कि आपको पता चल जाएगा ना, जब आप कहानी अच्छे से सुनोगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि इसके बाद में ये हुआ, फिर ये प्रॉब्लम आई थी तो उसको सॉल्व करने के लिए ये हुआ, फिर इससे ये प्रॉब्लम आई थी तो उसको सॉल्व करने के लिए ये हुआ, तो बस वो इवेंट ही तो पूरी की पूरी हिस्ट्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रह जाएगा, पूरे के पूरे रीजंस भी याद रह जाएंगे कि कौन से इवेंट क्यों हुए, है ना। फिर ये भी याद रह जाएगा जब क्यों हुए, तो ये भी याद रह जाएगा कि किसके बाद में हुआ, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी मैं आपको पूरा ये समझाऊंगी भी आगे। अभी छोटी सी इतनी सी चीज दिमाग रख लो कि अगर हिस्ट्री को समझना है, दिमाग में रख लो, हिस्ट्री को अगर समझना है तो पहले पूरी एंटायर स्टोरी को समझने पे ध्यान दो। कुछ भी डेट वेट पे ध्यान ही मत दो पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो। पूरी तरीके से अभी भी आपके पास में मौका है, 14 तारीख को एग्जाम है, कभी भी आपके एग्जाम है, 10 दिन बाद भी एग्जाम है, चैप्टर को उठाओ, पहले उसके इवेंट्स, ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में ये प्रॉब्लम आई थी, तो ऐसे हिंदी में खुद से ही खुद को ही ऐसे कहानी सुनाओ, मम्मी पापा को वो कहानी सुनाओ। तो आपको जब पूरी की पूरी कहानी याद हो जाएगी ना, फिर उसको क्या करो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिमेंबर रखने की कोशिश करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इसके बाद में ये हुआ था, फिर इसके बाद में, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपका सही होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट सही हो गया, बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो हम जमाने भर की ट्रिक लगा के इसको याद कर लेंगे। क्या ट्रिक लगा सकते हैं? एक तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर हम बात करें तो हम देख लें कि कौन कौन से ईयर्स की बात हुई है ना। तो हम पूरे लाइन से, जैसे 1915, 1917, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1930 तक के इवेंट्स की बात हुई है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। तो हम क्या करें, एक एक करके सारे ईयर लिख लेते हैं और उन ईयर्स में क्या क्या हुआ वो लिख लेते हैं, है ना। तो वो ग्रुप ऑफ इवेंट्स बन जाएंगे हमारे कि इस फलाना फलाना ईयर में ये हुआ, तो वैसे भी हमको याद रह जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉट ऑल डेट्स आर इम्पोर्टेंट। मतलब आपको कोई से भी चैप्टर में एक्सेल करना है तो आपको सारी की सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हुई है ऐसे, तो आपको जगत भर की डेट्स इसके अंदर दी हुई है, तो सारी डेट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उनको दिमाग में रख लो, यानी कि कुछ जो बड़े इवेंट्स है उनकी डेट्स याद रख लो, वो भी आपको लास्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर जैसे आपको आंसर में अगर लिखना, जैसे या तो आपको एमसीक्यू में पूछा है तो आपको एग्जैक्ट डेट या ईयर लिखनी पड़ेगी, या यूपीएससी में आप लिख रहे हो तो आपको लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको आंसर में डेट अराउंड लिखना है, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि बराबर कब की बात है ना, तो आप क्या एक रफ आइडिया ले सकते हो कि अगर आपको पता है कि उसके आसपास के ईयर कौन से हैं, है ना, आसपास के ईयर कौन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सत्याग्रह किस इंटरवल में हुए, तो आपको अगर ये पता है कि 1915 में, तो ये तो याद कर ही लो कि 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे, उसके बाद में सत्याग्रह हुए थे, है ना। तो आप 1915 में इंडिया में आए, उसके 1-2 साल बाद ही गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिए थे, है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि इन द early period of 20th century or in the first half of 20th century, जाहिर सी बात है ना, 1915 इज द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है, या समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे रफ जो आप लिख सकते हो, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। अभी नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको लिखना है तो हमारे ईयर्स कैसे है, 1915, 1917, तो ये वाली सेंचुरी कौन सी है, ये वाली सेंचुरी जो है वो है 20th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी है? 20th सेंचुरी। तो बस 20th सेंचुरी के हिसाब से आप इस चीज को लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको आसानी से डेट्स याद रह जाएगी। पहले
पहले तो हिंदी में ना पूरी की पूरी कहानी याद कर लो, मेरी बात मानो, है ना। कहानी याद क्या, याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहानी जैसे उसको पढ़ो, अपने आप दिमाग में रह जाएगा आपको पूरा का पूरा। फिर हम क्या करते हैं, अपनी एक टाइमलाइन बनाते हैं। आप भी अपनी टाइमलाइन बना सकते हो, मैंने कुछ अपनी टाइमलाइन बनाई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट अस मेक वन, ताकि आपका भी काम हो जाए। क्लियर? इस तरीके से एक टाइमलाइन बनाई। यहाँ से हमारा ट्रेन का डब्बा या कैलेंडर जो है वो चल रहा है, और हमने ईयर्स लिख लिए हैं 1915, 1917, 1917, 1918, ये अपने सत्याग्रह वाले इवेंट। फिर उसके बाद में ये जो है ये 1919 है ना, 1919, ठीक है। फिर 1920, 1921 है ना, 1923, 26, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1929, 1930, 1931। बस ये इतने इवेंट्स है। और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको कह रही थी ना कि इस चैप्टर में आपको कुछ ही पर्टिकुलर डेट्स याद करने की जरूरत है, तो वो डेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्लियर? तो एक एक करके मैं आपको ना पूरी कहानी सुनाते जाती हूँ और साथ साथ में हम डेट्स रिवाइज करते जाते हैं। सबसे पहले गांधी जी इंडिया में आए थे 1915 में, है ना। महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया कब, 1915। अब जब 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि इंडिया की परिस्थिति कुछ अलग सी है, यहाँ पे सत्याग्रह करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग प्रॉब्लम्स उन्होंने देखी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर उन्होंने वहां पे सत्याग्रह किया। 3 जगह पे सत्याग्रह किया। सबसे पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद, ठीक है। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। CKA से आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, CKA, तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका याद रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1917, 1917, 1918। क्लियर है? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। CKA, और ईयर कौन कौन से, 2 तो 1917 में ही हुए और एक 1918 में हुआ, तो अहमदाबाद वाला 1918 में हुआ, बाकी खेड़ा और बिहार वाला 1917 में हुआ, ठीक है। अब सत्याग्रह हो गया। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार ये सत्याग्रह इस तो कुछ किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, इनको तो कुछ करके हमको शांत करना पड़ेगा, या फिर मतलब थोड़ा सप्रेस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट लागू किया। रॉलेट एक्ट में उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए दिखा या कुछ भी करते हुए दिखा तो उसको सीधे उठा लिया जाएगा, बिना ट्रायल के जेल में बंद कर देंगे और बाहर भी नहीं निकलने देंगे 2 साल तक के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ। रॉलेट एक्ट के कारण फिर मार्शल लॉ भी इम्पोज कर दिया था। फिर एक्टिविटीज तो कुछ चल ही रही थी। हम तो इंडियंस है, मानेंगे थोड़े भैया, अब तो हम गुस्सा आ गए थे, हमको तो करना था, आज़ाद होना था। तो हमने क्या किया, हम जलियांवाला बाग में कुछ लोग वैसे भी एक्टिविटीज़ के लिए भी आए थे, और एनुअल बैसाखी फेयर भी लगा हुआ था जो हर साल लगता है अमृतसर में। तो कुछ लोग आसपास के गाँव से भी आए हुए थे मेला देखने के लिए। अब गाँव के लोगों को पता नहीं होता क्या मार्शल लॉ या शहर में क्या लागू हुआ है, इतना ज्ञान थोड़े होते, पहले फ़ोन वोन भी नहीं होते थे, तो वो तो नॉर्मल मेला देखने आए थे। अब ऐसे करके ना बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो कुछ लोग मेला देखने आए थे, कुछ लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए आए थे। जनरल डायर को कमांड दे दी गई, है ना। तो जनरल डायर को ऐसा लगा कि यार ये लोग तो मान ही नहीं रहे, इनके ऊपर थोड़ा सा खौफ पैदा करने की जरूरत है। तो उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद करे और धड़ धड़ जो है वो गोलीबारी करी। जलियांवाला बाग मैसेकेयर हमको देखने को मिला, ठीक है। तो आप ईयर कौन से लिख सकते हो जलियांवाला बाग मैसेकेयर के, ये रहा 1919, है ना। तो 1919 में आप क्या लिख सकते हो, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे, ठीक है। अभी खिलाफत कमेटी में आपको बताती हूँ। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट और ये सारा कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि एक जगह पे खिलाफत कमेटी जो है वो बन चुकी थी, है ना। क्या हो चुकी थी, खिलाफत कमेटी बन चुकी थी। क्यों बन चुकी थी, इसी बीच कहीं कहीं पे बॉम्बे में बन चुकी थी। क्यों बन चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारने वाली ग्रुप था, है ना, हारने वाला जो ग्रुप था उसके अंदर था ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की का जो लीडर है खलीफा, उसको ओवरऑल वर्ल्ड के मुस्लिम्स का लीडर माना जाता था, है ना। अब जो जीतने वाली टीम थी उसमें थी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या कर रही थी, खलीफा के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी इंपोज कर रही थी। समझ रहे हो कि नहीं, ब्रिटेन इंडिया पे भी राज कर रही है ना, ऊपर से मुस्लिम्स के लीडर के ऊपर भी कुछ हार्श पीस ट्रीटी कर रही है। तो सारे तरह के मुस्लिम्स जो है वो गुस्साए हुए थे। इंडिया में भी मुस्लिम्स ने सोचा कि यार ब्रिटेन यहीं पर राज करिए तो हमको भी इनके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। तो ये जो है वो बैकग्राउंड में शुरू हो गया था। अराउंड 1919 कमेटी बन चुकी थी, है ना। अब जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ तो गांधी जी को लगा सत्याग्रह से काम नहीं चलना, हमको कुछ बड़ा करने की जरूरत है ना। ऐसा करने की जरूरत है जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी साथ में हो और हम मिलकर कुछ करें, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं रही तो फिर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, है ना, हमारे मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ में ये भी देखने को मिल रहा था कि अभी तक अगर ब्रिटिशर्स हम पे राज कर पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमने उनके साथ में कॉपरेट किया है। तो अब हमको क्या करने की जरूरत है, इनके साथ में कॉपरेट करना ही बंद कर दो। इनके स्कूल, इनके कॉलेजेस, इनके कोर्ट, है ना, इनके जो भी हम काम करते हैं
सब कुछ जगह पे जाना बंद कर दो, इनके जो बाहर से कपड़ा वगैरह आता है हमारे यहाँ पे ये लोग बेचते हैं उसको जला दो, है ना। ऐसा सारा कुछ करने की शुरुआत गांधी जी के दिमाग में थी, लेकिन ही वॉज वरीड कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर इसी बैकग्राउंड में खिलाफत कमेटी भी बैठ चुकी थी ना, तो खिलाफत कमेटी के मेंबर्स भी चाहते थे कि ब्रिटेन के अगेंस्ट कुछ करे, और उनको भी पता था कि हिंदूज मिल जाएंगे तो अच्छा बड़ा हम मूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इधर से जो खिलाफत कमेटी के लीडर्स थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, वो गांधी जी के साथ में कंटिन्यू मिल रहे थे कि हम मिलकर कुछ करते हैं। तो बस गांधी जी को भी मौका मिल गया कि हाँ, नॉन कॉपरेशन के साथ में खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दो तो मिलकर हम बड़ा मूवमेंट जो है वो चला लेंगे, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, डिस्कशन होने लगा। क्या हुआ, डिस्कशन होने लगा। अराउंड 1920 डिस्कशन होने लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में, है ना। कांग्रेस सेशन अलग अलग होते थे, तो पहले ऐसा थोड़ी कि बस गांधी जी ने सोच लिया और मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा, अभी तो डिस्कस करेंगे कि करना है कि नहीं करना है। तो कुछ कांग्रेस लीडर्स कह रहे थे कि यार नहीं करना चाहिए, काउंसिल इलेक्शन आ रहे हैं, फिर मूवमेंट वगैरह चलाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, वायलेंस क्रिएट होगा, है ना। कुछ लीडर्स का ऐसा मानना था कि इलेक्शन में लड़के ही हम बात करते हैं, क्यों मूवमेंट वगैरह करना, तो ऐसा सोच रहे थे। ऐसा मतलब बातचीत जो है वो चल रही थी। फाइनली 1921 वाले कांग्रेस सेक्शन में, है ना, यहाँ पर जो है वो कैलकाटा सेशन में डिस्कशन शुरू हुआ था, और 1921 के नागपुर सेशन में फाइनली डिसाइड हो गया था। फिर कुछ कुछ करके मना लिया कि नहीं नहीं, हमको तो मूवमेंट करने की जरूरत है ही, इलेक्शन वगैरह तो चलते रहेंगे, देखेंगे हम, लेकिन अभी इनको जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट हुआ है तो अभी हमको इनको चुप करने की जरूरत है और इनके साथ में कॉपरेट हमको नहीं करना है। तो फिर वो कांग्रेस लीडर्स वगैरह भी सब कुछ मान गए, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया गया, और 1921 में क्या किया, उसको लॉन्च कर दिया। तो लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, इतना समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो तो चल ही रहा था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो चला। उसके बाद में आपने देखा होगा ये किसकी बात हो रही है, 1921 के अराउंड की बात हो रही है। उसके बाद में ना स्वराज पार्टी वगैरह भी जो है उसका फॉर्मेशन भी शुरू हो गया था, ठीक है। किसका फॉर्मेशन शुरू हो गया था, स्वराज पार्टी वगैरह का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। और इसके पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक भी दिया गया था विद इन थोड़ा टाइम, क्योंकि चौरी चौरा जैसा इंसिडेंट हो गया था, है ना। 1922 में क्या हो गया था, चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हो गया था। यहाँ पर आप उसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। 1921 में ये हुआ, फिर 1922 में चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस स्टेशन फूंक दिया गया, नॉन वायलेंट हो गई, मतलब वायलेंट हो गई सारी चीजें। तो फिर देखो, अभी मैं यहाँ पे भले अपने से डेट यहाँ पे लिखने में सुई हो, लेकिन आप देखो जब मेरे को पूरी स्टोरी याद है ना, जब मुझे पूरी स्टोरी याद है तो मेरे को फट से याद आ गया ना कि यार चौरी चौरा वाला इंसिडेंट भी तो है बीच में। तो बस मैंने फट से, मेरे को ये भी समझ आ गया कि 23 के पहले की बात है, स्वराज पार्टी के पहले की बात है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट की बात है। तो 1922 ऐसे याद रह जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। यही आपको लाइव डेमो मिल गया। अब क्या हुआ, चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हो गया तो फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया, ठीक है। फिर उसी बीच स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, है ना। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी जरा बताना, कमेंट सेक्शन में बताना स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, ठीक है। तो अब स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1926 से 1930 के बीच में बहुत सारे इवेंट हुए, वर्ल्ड वाइड इवेंट्स हुए, जैसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल फूड ग्रेन्स की प्राइजेस जो है वो कम हो गई थी, है ना। तो बहुत सारे जो अपने फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी फसल का दाम उनको नहीं मिल रहा था, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो चल ही रही थी। उस बीच 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में पहुंचाया गया। साइमन कमीशन किसने पहुंचाया, ब्रिटेन की न्यू टोरी गवर्नमेंट जो है बनी थी उसने इंडिया में साइमन कमीशन पहुंचाया कि जॉन साइमन के अंडर एक कमेटी बनाई और बोला कि इंडिया में जाओ और वहाँ पे देखो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या फंक्शनिंग इंडिया में चल रही है, तो क्या करें अब आगे, क्या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट वो लोग करने लगे हैं। तो थोड़ा देख कर आओ और रिपोर्ट तैयार करो और हमको भेजो। ऐसे करके साइमन कमीशन आया, लेकिन इंडियन मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए थे। क्यों गुस्साए हुए थे, क्योंकि यार हमारे यहाँ के तुम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ की फंक्शनिंग की बात कर रहे हो, और कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं रख रहे हो। भाई बात जब हमारी हो रही है तो हमसे भी तो पूछो कि क्या करना है। तो सारे के सारे इंडियन मेंबर्स, मुस्लिम लीग, सब ने मिलकर साइमन कमीशन को गो बैक साइमन के नारे लगा लगा के वापस भगाने की कोशिश की। हालांकि साइमन कमीशन आया, रिपोर्ट वगैरह भी तैयार हुई, लेकिन फिर वो जल्दी भाग गया ठीक है। तो ऐसे करके साइमन कमीशन भी हुआ 1928 में, है ना। फिर क्या हुआ कि साइमन कमीशन को भगा दिया गया और फिर
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यार ना बहुत गुस्साए हुए इंडियंस, तो बहुत ज़्यादा ही है ना, तो कुछ कुछ इनको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा मान के रहे, है ना। तो लॉर्ड इरविन ने उस समय पे क्या किया, हम लोगों को एक वेग ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का, कि आप डोमिनियन, धुंधली बात कर रहे थे, क्लियर बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस आप ले लो। और डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि मतलब हम लोग अपने हिसाब से काम करें, लेकिन लीडरशिप जो है वो ब्रिटिशर्स की होगी। तो हमने बोला यार ये कौन सी बात हुई, अब तो हमको इंडिपेंडेंसी चाहिए, है ना। तो हमने डोमिनियन स्टेटस की, इरविन ने हमसे बात की, वेग ऑफर उसने हमको दिया, लेकिन हमने उस चीज़ को माना नहीं, है ना। हमने उस चीज़ को माना नहीं और ज़्यादा हम गुस्सा आ गए। लाहौर सेशन पे तो जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर ही कर दिया कि नहीं अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, अपने को तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लाहौर सेशन में लिया गया इन 1929, है ना। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड, एक तरफ ये हो रहा है तो एक तरफ ये बैकग्राउंड में चलते रहता है ना सब कुछ, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो इधर मम्मी भी तो कुछ करती रहती है घर पे, ऐसा। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन ले लिया गया कि अब जो है वो हम 26 जनवरी 1930 में तो क्या करेंगे, अपने आप को आज़ाद कर ही लेंगे। ऐसा हमने क्या किया, मान लिया कि हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, अब हमको कोई आपसे ऑफर नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो अब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ऐसी डिमांड जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस सेशन में लोगों के साथ में करी, लेकिन सेलिब्रेशन कुछ ज़्यादा जितना होना चाहिए था इतना हुआ नहीं, है ना। और 1930 में तो हम आज़ाद हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी हाँ पूर्ण स्वराज की बात जरूर यहाँ तक की गई थी। अब गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि यार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो रोक दिया था, सत्याग्रह जो है वो भी चल ही रहा है, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा देखा गया था कि लोग जो है उनका पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, है ना। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यार अपने को क्या करना, जिनके फायदे का काम था उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनके फायदे का काम नहीं था उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। तो अब गांधी जी सोच रहे थे कि कुछ एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे रिच, पुअर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन सब लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे तो मजा आ जाए। तो फिर उन्होंने देखा कि यार सॉल्ट के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया हुआ है इंडिया में, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली है कि सॉल्ट बनाएगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनाएगी, और अगर कोई दूसरा उसको खरीदता वगैरह भी है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये गांधी जी को समझ में आया कि यार ये एक ऐसी चीज़ है, नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब हर कोई कंज्यूम करता है, और सबको लगेगा कि हाँ ये चीज़ के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मिलकर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लॉर्ड इरविन को पहले तो 11 डिमांड स्टेट करते हुए क्या किया, एक लेटर लिखा कि भैया ये 11 डिमांड्स है हमारी, मान लो, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो इरविन जो है वो एक अल्टीमेटम भी दे दिया कि भाई हम मार्च तक का आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप इस डेट तक मान लेना हमारी बात, नहीं मानते हो तो फिर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दूंगा और फिर हम हमारे हिसाब से देखेंगे, बाकी फिर आप हमको बोलना मत, है ना। तो ऐसे करके 31 जनवरी 1930 को लेटर भेजा गया था बाय गांधी जी टू लॉर्ड इरविन, लेकिन इरविन जो है वो नेगोशिएट करने, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं उसकी तरफ से, है ना। तो फिर हमने क्या किया, 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया था, ठीक है। तो 11 मार्च को कुछ हुआ नहीं, इरविन की तरफ से कुछ आया नहीं, तो फिर हमने 12 मार्च को सॉल्ट मार्च के साथ, यानी कि डांडी मार्च के साथ में अपनी यात्रा शुरू की। गांधी जी निकले अपने साबरमती आश्रम से, डांडी तक का सफर करते हुए गए, और फिर वो रास्ते में मतलब पैदल पद यात्रा की, 240 मील की यात्रा उन्होंने की। कुछ 24 दिन उनको लगे, हर दिन वो 10 मील की यात्रा करते थे, और अपने कुछ इंपॉर्टेंट वॉलंटियर्स साथ साथ में जुड़ते गए। फिर जैसे जैसे पैदल यात्रा करते गए ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए। अब पैदल यात्रा उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने देखा था कि लोगों को थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि हमको लड़ाई कैसे लड़नी है ना। तो पद यात्रा के थ्रू वो जहां जहां भी जा रहे थे तो हर जगह पर रुक रहे थे थोड़ी थोड़ी देर, और लोगों से बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनकी परेशानियां समझ रहे थे, उनको समझा रहे थे कि कैसे हमको पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट चलाना है ना। फिर वो फाइनली डांडी पे पहुंचे, जो कि कोस्टल एरिया है, वहां पर उन्होंने समुद्र का पानी को इवापोरेट किया और अपने हाथ से सॉल्ट लॉ को तोड़ा, है ना। सॉल्ट लॉ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट बनाएगी, लेकिन अब क्या किया, हमने अपने हाथों से सॉल्ट बना लिया, मतलब हमने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। फिर ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने जो भी समुद्र के आसपास रहते थे उन्होंने सबने अपना अपना सॉल्ट बनाना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, है ना। 12 मार्च से निकले थे, 6 अप्रैल को हम डांडी पे पहुंच गए थे। सॉल्ट लॉ से हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत
शुरुआत कर दी थी। तो अगर कोई बोले कि व्हेन डिड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट, तो आप ये लिख सकते हो कि 12 मार्च से दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल से हमने उसकी शुरुआत कर दी थी सॉल्ट लॉ को तोड़ के, है ना। और फिर उसके बाद में हमने अलग अलग इवेंट्स किए। तो फाइनली लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ एट दांडी। समझ में आया थी कब की बात तक हम आ गए, 1930 तक की बात तक हम आ गए। उसके बाद में फिर 1931 में तो 1930 में जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था तो बहुत जगह पे लोगों ने डिसोबे करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बातें नहीं मान रहे थे, अपने अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी देखा कि यार ये तो बहुत परेशान करने लगे हैं, लोग डिस्टर्ब करने लगे हैं। तो फिर वुमेन को और मतलब उन्होंने भी क्या, शुरुआत से ब्रिटिश गवर्नमेंट ना चालबाज थी, तो उन्होंने क्या किया, वुमेन को, चिल्ड्रन को, सबको इकट्ठे जेल में बंद कर दिया। अब इकट्ठे जेल में कर दिया और गांधी जी के पास तक खबर पहुंचाई कि अगर आप इन लोगों को जेल से छुड़वाना चाहते हो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार हो जाओ, जो कि लंदन में होने वाली है ना। तो पहली वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हमने मना कर दिया था जाने के लिए, जब वो वेग ऑफर दिया था ना डोमिनेंट स्टेटस का, तो हमने नहीं माना था कि नहीं हमको नहीं मानना है, ठीक है, तो हम नहीं गए थे। लेकिन अब इन्होंने क्या देखा कि मौका अच्छा है, जेल में बंद कर दो, गांधी जी को तो जनता भी चाहिए और काम भी चाहिए, तो फिर कुछ तो करेंगे वो, हाँ करेंगे। तो अब गांधी जी को भी लगा कि अरे यार कर तो मैं देशवासियों के लिए ही रहा हूँ, है ना, और फिर इन्हीं को जेल में बंद कर देंगे तो अंदर क्या क्या करेंगे पता नहीं, है ना। तो उन्होंने बोला कि चलो चलो रुको रुको, ठीक है, आप इनको जेल में से निकालो, मैं आने के लिए तैयार वहां पे होता हूँ। तो ऐसे करके गांधी जी जो है वो फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हुए और इधर इन लोगों को जेल से निकाला। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे रोक दिया गया था, है ना। तो 1931 में क्या किया, गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया कि हाँ वो वहां पे आ रहे हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आल्सो टुक प्लेस इन 1931। हाँ, समझ में आया कि नहीं, पूरी कहानी जैसी है, एक के बाद एक क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ, उसी के साथ साथ में हमारे ईयर चले, है ना। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं दिक्कत आई, बहुत ही इजी है, आपको आराम से डेट याद रहेगी। बस एक बार मेरे जैसे ना आंख बंद करके या अपनी मम्मी को या कांच में खड़े होकर ना पूरी की पूरी कहानी सुना लेना, अपने आप बोलोगे कि आपको डेट्स याद हो गया। अब इन डेट्स में आपको याद क्या क्या करना है, आपको याद करना है 13 अप्रैल 1990, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था ना, तो 13 अप्रैल को हुआ था, ये याद कर लो। साथ ही साथ में खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन जो है वो मार्च 1919 में हुआ था, ये याद कर लो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920 में रखा था और अडॉप्टेड जो है वो दिसंबर 1920 में हुआ था, और फाइनली लॉन्च अब दिसंबर आ ही गया है तो 1921 में लॉन्च हो गया था, लेकिन नागपुर सेशन में हामी भर ली थी दिसंबर 1920 में, ठीक है। फिर 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया गया था, अभी हमने देखा, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, अभी 1931 हमने देखा ना गांधी इरविन पैक्ट, तो डेट क्या है 5 मार्च को। तो अगर पूछ लिया जाए कि व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन, तो आपको लिखना है 5 मार्च 1931, ठीक है। फिर पूना पैक्ट साइन किया गया था 1932 में। तो इसके बाद में क्या हुआ था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी गए तो वहां पे तो इनको बुला लिया और इधर वापस से ना लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया था। फिर वहां पे भी कुछ बात नहीं हुई लंदन में, गांधी जी वहां से आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो तबाही मचाई हुई है इन लोगों ने, है ना, क्योंकि गांधी जी बाहर हो गए थे तो बस अब कुछ भी कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे, तो किसी को जेल में बंद कर दिया है, किसी को कहीं पे ले गए हैं, किसी को एग्जाइल कर दिया, तो बहुत स्थिति यहाँ पे खराब हो गई। तो गांधी जी ने बोला कि यार मैंने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसलिए रोका था ताकि सारी चीजें ठीक हो, ये तो और बिगाड़ दिया, चलो वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। लेकिन फिर ज्यादा जोश आया नहीं था लोगों के अंदर वापस से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि एक बार फिर क्यों बंद करा, ऐसा वाली स्थिति हो गई। फिर इसकी कुछ लिमिटेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि यार जो हमारी दलित कम्युनिटी थी, है ना, दलित कम्युनिटी जो थी वो चाहती थी कि उनको थोड़ा सा क्या दिया जाए, इंपॉर्टेंस दिया जाए, क्योंकि काफी समय से बैकवर्ड रह रहे थे वो लोग भी, ठीक है। तो BR अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लासेस करके एक कम्युनिटी बना ली थी पूरी तरीके से, है ना, और उन्होंने बोला था कि अब अपने को अगर अपना मान सम्मान चाहिए तो लोगों को बोलना बंद कर दो, हम सीधे इलेक्शन में लड़ेंगे, वहां पे अपने लिए लॉज बनवाएंगे और वैसे अपनी स्थिति सुधारेंगे, ठीक है। तो ये लोग डिमांड करने लगे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि चुने भी दलित कम्युनिटी जाएगी और चुनने वाली भी दलित कम्युनिटी होगी, ठीक है। तो ऐसी बात होने लगी। गांधी जी उस समय पे येरावड़ा जेल में थे पूना में,
है ना। तो उनको सुनने में आया कि यार सेपरेट का इलेक्टोरेट की बात हो रही है। तो फिर गांधी जी ने बोला कि मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, अगर ऐसा है तो फिर बहुत सारी कम्युनिटी है, इंडिया तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, सब लोग सेपरेट का इलेक्टोरेट मानने लगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो फिर उन्होंने समझाया BR अम्बेडकर जी को भी कि आप समझो, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, कम्युनिटी बहुत समय से बैकवर्ड रही है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड आप छोड़ दो। गांधी जी ने बोला अगर नहीं छोड़ते हो तो मैं अनशन पे उतर जाऊंगा आजीवन, है ना, जब तक की जान रहेगी तब तक अनशन करूंगा फिर मैं। तो फिर दोनों ने थोड़ा नेगोशिएट किया, पूना पैक्ट फिर साइन किया गया, जिसमें बोला गया, गांधी जी ने मानी कि यार आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत करो, जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन करवाओ, लेकिन हम आपकी सीट्स रिजर्व कर देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ठीक है। तो फिर BR अम्बेडकर जी भी मान गए। तो ऐसे करके ये जो पैक्ट साइन हुआ, ये बात मानने का, उसको पूना पैक्ट कहा गया, क्योंकि पूना में साइन हुआ था, गांधी जी पूना के जेल में बंद थे उस समय पे। क्लियर है। तो ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद। क्लियर है, इतना समझ आया? इतनी सी डेट है, इतनी सी कहानी है, इतनी तो हम हमारे दोस्तों के पता नहीं क्या क्या बातें बता के दूसरों को बता देते हैं, तब तो हमको सब याद रहता है ना। तो यहाँ पे भी आपको याद रहेगा, एक बार बस ट्राई करके देखो, अच्छे से बन जाएगा। मैं थोड़ा साइड में हट जाती हूँ, अभी तो मैंने आपको कहानी सुनाई, आप डेट्स नोट डाउन कर लो भले से मेरे हिसाब से। बस यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ पर 19 कर लेना ये वाली डेट को। क्लियर? बस तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सारी डेट्स अच्छे से कवर हो जाएगी। ये वाली अच्छे से देख लो, उसके बाद में ये डेट देख लो सारी, और ये डेट्स देख लो, ठीक है। मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बता दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दिया है, और सब बता दिया है। क्लियर? समझ में आया? कर लेना, इतना बन जाएगा, आसानी से बन जाएगी, बस आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। क्लियर? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। अभी आपके एग्जाम तक कोशिश करूंगी मैं कि जहाँ भी आपको परेशानी आ रही है वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करें सारे तरीके से। तो बस आप चैनल थोड़ा सा देखते रहना कि कुछ आया तो नहीं, मिस मत करना बिल्कुल भी। इसको भी लिख लेना, और इस आपको क्या मदद मिलेगी ना, कि जब आप आंसर लिखोगे, अपने आंसर लिखोगे, तो उसमें भी आपकी गड़बड़ नहीं होगी कि कब क्या हुआ था, है ना। आंसर राइटिंग भी आपकी इससे अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप बढ़िया से अपने आंसर लिख पाओगे। जितना मैंने कहानी सुनाई ना, इतनी कहानी बस अच्छे से याद रख लो। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, सब कुछ सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहो, मिलेंगे